हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का ये कमाल का पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते। ऐसे तो इस पाठ में ये एक व्यंग्यात्मक पाठ है, एक कॉमेडी या कॉमिकल चैप्टर है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक कटाक्ष है इस पाठ में, एक सटायर है, यानी कि एक तरीके से मजाकिया या मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाया गया है समाज की दिखावे की सोच का। पर ये सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं, ये चैप्टर और गहराई में है। ये चैप्टर इस बारे में भी है कि मुंशी प्रेमचंद जी की सोच कैसी थी, और इस बारे में भी कि ये चैप्टर जो है, इसमें जो व्यंग है, इसमें जो कॉमेडी है, जो ह्यूमर है, जो जो जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वो मजाक बड़ा कमाल का है। वो होता है ना कि हमने कुछ ऐसे चुटकुले कई बार सुने होंगे, जोक्स ऐसे सुने होंगे कि कुछ जोक्स ऐसे होते हैं ना जिनको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो मतलब इंस्टेंटली आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप ध्यान से उसको सुन नहीं रहे। तो ये चैप्टर एक जोक की तरह, एक चुटकुले की तरह है। इस पाठ को ऐसे तो ऊपर ऊपर से समझाया जा सकता है, इस चैप्टर की स्टोरी तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बता ही दूंगा। पर साथ ही साथ हम इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स को जरूर पढ़ेंगे एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से, ताकि हम उस व्यंग को समझ पाए। वो जैसे वो एक कमाल का कोट है ना एक, कि पहाड़ की चोटी तो महज एक मिथ्या है, चढ़ता तो वही है जिसे चढ़ाई से प्रेम है। उसी तरीके से इस पाठ को समझ वही सकता है जिसे पढ़ाई से प्रेम है, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं वो व्यंग आपको समझ में नहीं आएगा। और वो व्यंग समझना बहुत जरूरी है, वो मजाक समझना बहुत जरूरी है, मुस्कुराहट आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पाठ का मजा जो है, ये पाठ कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें आपको पता चल गया हाँ मेन हीरो ये है, हीरोइन ये है, ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, इस वजह से उन लोगों ने ये काम किया, और जब वो ये करने गए तो ये हो गया। इसमें कोई ऐसा क्रोनोलॉजिकल या पदबंध का कोई ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद ये हुआ, क्लाइमैक्स नहीं है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। कहानी बहुत सिंपल सी है ना। कहानी तो सिर्फ एक तस्वीर के बारे में है अगर आपको बताई जाए तो, लेकिन उस कहानी को लिखा जैसे गया है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो प्रेमचंद जी के फटे जूते बड़ा ही कमाल का पाठ है। उससे पहले इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी को आप एक बार देख लीजिए। माफ कीजिए, यहाँ पे लेखक गलत तरीके से लिखा है, मैं उसको सही कर दूंगा। कुछ शायद डिस्प्ले एरर है, लिखा शायद सही गया था। पर आप समझ गए होंगे, इसके इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। एडू मंत्रा पे जितना भी हिंदी डिवीजन है वो मैंने ही पढ़ाया है। पर मैं कभी भी लेखकों के बारे में ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, और आज भी नहीं करूंगा। कवियों के बारे में मैं इतना कहता हूं कि आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि इस कविता के ये कवि हैं, उस कविता के ये कवि हैं, लेकिन पाठ के बारे में नहीं। पर हरिशंकर परसाई जी के बारे में सिर्फ आपको एक बात जो पता होनी चाहिए, कि हम सब ने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। हमने किसी से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, या फिर कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा, सब जानते होंगे। उसी तरीके से एक हरिशंकर परसाई जी है। हरिशंकर परसाई जी इतने फेमस तो नहीं है जितने प्रेमचंद जी हैं, लेकिन ये बात लिखी गई है कि अगर प्रेमचंद जी के बाद कोई भी ऐसा लेखक है जिसकी रचना इतनी प्रसिद्ध है, या जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, प्रेम दिया गया है, तो वो हरिशंकर परसाई जी है। और हरिशंकर परसाई जी ने ये पाठ लिखा है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कल को मैं स्टीव जॉब्स सर की एक फोटो देख लूं और देख करके बोलूं हाँ फोटो में ऐसा है, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, मानो वो मुझसे मुझे देख करके कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे जैसे या आपके जैसे किसी आम शख्स ने ये पाठ नहीं लिखा है। हरिशंकर परसाई जी जो स्वयं हिंदी साहित्य के एक दिग्गज है, एक स्तंभ है, एक पिलर है, उन्होंने ये पाठ जो है वो लिखा था। तो इस पाठ को अगर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी इमेज या पूरी की पूरी तस्वीर जो है एक, ये पाठ भी एक तस्वीर के बारे में है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि हरिशंकर परसाई जी जो है वो प्रेमचंद जी की एक तस्वीर देखते हैं जो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी या अर्धांगिनी जी के साथ खिंचवाई होती है। चैप्टर में जो कुछ लिखा गया है, अगर सिर्फ कहानी के दृष्टिकोण से बात करें कि पाठ में लिखा क्या गया है, तो ये जो पूरी की पूरी फोटो है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो इस पूरे चैप्टर को समराइज कर देगी। यहाँ पे प्रेमचंद जी को आप देख सकते हैं, और उनके जूते को आप देख सकते हैं, उनका जूता कैसा है, ऊपर से फटा हुआ है, अंगूठे दिख रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके जूते को आप देख सकते हैं, ऊपर से ठीक है, नीचे से फटा हुआ है। अब अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में ये अंगूठे बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। पर दरअसल ये फोटो सही फोटो नहीं है, क्योंकि एज पर द चैप्टर सही फोटो जो होगी उसमें सिर्फ एक पाँव का, मतलब सिर्फ एक पाँव का जूता अंगूठे के पास से फटा हुआ था। ये इमेज सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बताई गई है कि प्रेमचंद जी का जूता जो है
वो आगे से फटा हुआ था, यानी कि बाहर ऊपर से फटा हुआ था, कि जिससे प्रेमचंद जी का अंगूठा जो है दिख रहा था, और हरिशंकर परसाई जी का जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ था। खैर, हम इसको और अच्छे से समझते हैं आगे, तो आप समझेंगे हाँ ये फोटो परफेक्ट फोटो है। ठीक है, मानो ये जूता हटा देते हैं। हाँ, अब आप इस जूते को अगर बारीकी से देखोगे, इस जूते को, है ना, तो आप देखोगे कि ये जूता ऊपर से थोड़ा सा फट गया है। ठीक है, और बिल्कुल वहीं पे फटा है जहां पे अंगूठा होना चाहिए। तो प्रेमचंद जी का जूता बिल्कुल ऐसा ही था, कि उस तस्वीर में, मैं आपको तस्वीर ही दिखा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये है वो तस्वीर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी धर्मपत्नी जी के साथ खिंचवाई थी। इसको आप बहुत बारीकी से जूम करके देखेंगे ना, तो आपको फटा हुआ जूता जो है दिखाई देगा। ये पाठ इसी तरीके से शुरू होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ तस्वीर खिंचाने आते हैं, और हरिशंकर परसाई जी तब वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो इस तस्वीर को देखते हैं। प्रेमचंद जी शायद अब नहीं है, क्योंकि ये पाठ एक श्रद्धांजलि की तरह रखा गया। प्रेमचंद जी अब इस दुनिया में नहीं है। हरिशंकर परसाई जी ने उनके निधन के बाद ये पाठ लिखा था। वो प्रेमचंद जी की इस तस्वीर को देखते हैं, और अगर आप इस शख्स की मुस्कान को देखेंगे ना, कि ऐसा लग रहा है कि इसका वर्णन इस तरीके से पाठ में किया गया है कि जब फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी, है ना, तो जब फोटोग्राफर बोलता है रेडी, तो मतलब हम सब मतलब अच्छी सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराएंगे तभी तो फोटो अच्छी आएगी ना। पर इसका वर्णन हरिशंकर परसाई जी ने इस तरीके से किया है कि मानो ऐसा हुआ कि प्रेमचंद जी की हृदय की गहराई में उनकी मुस्कुराहट कहीं छुपी हुई थी, वो उसे खोजने निकले थे, थोड़ा बाहर लेकर के आए थे, तब तक फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली। अब वो दिन भर थोड़ी रुकेगा आपके मुस्कुराने के लिए। तो उनको पहले लगता है कि इस फोटो में प्रेमचंद जी हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। आप उनके चेहरे की ओर देखिए, हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। शायद वो पूरी तरीके से मुस्कुराने ही वाले थे, या उनकी मुस्कुराहट आधी बाहर आई थी और बाहर आने वाली थी, तब तक फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली। उनकी पत्नी देवी जी जो है वो ऐसे ही बैठी हुई है, हल्की सी मुस्कान, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है पर एक अच्छा पोज है उनका। प्रेमचंद जी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं। प्रेमचंद जी अब इस दुनिया में नहीं है, आज भी नहीं है, और जब हरिशंकर परसाई जी ने पाठ लिखा था तब भी नहीं है। पर एक तस्वीर से हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के चरित्र के बारे में इस पाठ के पढ़ने वालों को बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये कैसा आदमी है, कि मतलब इसे तो मतलब ये भी नहीं पता कि इसका जूता फटा हुआ है, कि फटे हुए जूते पहन करके कोई मतलब तस्वीर खिंचवाता है। कि पाठ में वर्णन इस तरीके से किया गया है कि प्रेमचंद जी जो है, मतलब उनकी कनपट्टी, यानी कि मतलब उनके जो गाल है वो उभरे हुए हैं। ठीक है, हड्डियां दिख रही है, बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं थे प्रेमचंद जी। और इस फोटो को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने कदाचित ये फोटो तब खिंचवाई थी जब वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके थे, जवानी में नहीं खिंचवाई थी। तो बुढ़ापे में ऐसे ही आदमी थोड़ा पतला होता है, तो प्रेमचंद जी भी काफी पतले थे, उनके गाल थोड़े ढसे हुए थे और हड्डियां थोड़ी बाहर आ रही थी, है ना। प्रेमचंद जी के सर के ऊपर एक कपड़े की टोपी थी। सब कुछ ठीक था, उन्होंने कुर्ता पहना था, एक धोती पहनी थी, ठीक है। पर प्रेमचंद जी का जूता जो है, अगर मैं वापस आपको ये फोटो दिखाऊं तो, है ना, ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ, खुल जाए यार, हाँ। प्रेमचंद जी का जूता जो है वो अंगूठे के पास से फटा हुआ था। तो लेखक यही कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी यही सोचते हैं कि यार आप तो मतलब उपन्यास महासम्राट हो, आपको तो हिंदी साहित्य का दिग्गज माना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी की, इनका नाम जहां लिखा जाता है कुछ समय के लिए शांति हो जाती है, क्योंकि जानते हैं किसी दिग्गज की बात हो रही है। हम गोदान की बात करें, दो बैलों की कथा की बात करें, प्रॉब्लम यह है कि हिंदी साहित्य में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। परेशानी यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को ही कई बार हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो इस वजह से प्रेमचंद जी का नाम अछूता रह गया। आप उनसे विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछो, आप उनसे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पूछो, जूल्स वर्न के बारे में पूछो, और चार्ल्स डिकेंस के बारे में पूछो, उनको पता होगा कहीं ना कहीं। पर प्रेमचंद जी के बारे में नहीं पता होता, पर फिर भी ये इतने बड़े दिग्गज है कि नाम कहीं ना कहीं लोगों ने सुन रखा होगा। और उस समय हिंदी साहित्य बहुत मशहूर था, तो ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे उस समय प्रेमचंद जी। उनके मरने के बाद भी काफी लोग इन्हें याद करते थे। कि मतलब आप इतने बड़े उपन्यास सम्राट हो, इतने बड़े लेखक हो, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि आपका जूता जो है वो फटा हुआ है। क्या आप ये भी नहीं समझ सकते कि अगर आप अपनी धोती को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, तो आपका वो फटा हुआ जूता जो अंगूठे के पास से फटा है, आप उसे ढक सकते हैं। लेकिन देखो, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बस बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसमें शर्म की क्या बात है, कि मतलब अगर आपके पास जूता नहीं था तो फिर किसी और से मांग लेते, है ना। अरे आज का जमाना तो ऐसा जमाना है, उस समय हरिशंकर परसाई जी बात करें, और ये थोड़ा बहुत आज भी देखने के लिए मिलता है ना,
कि मतलब लोग जो हैं वो तो मतलब भाड़े के कोर्ट से शादी करते हैं, भाड़े की मोटर में दुल्हन लेके जाते हैं। अरे अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए लोग तो भाड़े की बीवी भी ले लेते हैं। मैं मन से नहीं बना रहा, ये बिल्कुल पाठ में लिखा गया है। तो और तुमसे जूते नहीं मांगे गए, कि यही जो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, प्रेमचंद जी से मन ही मन, प्रेमचंद जी अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो उस फोटो को देख करके सिर्फ इस शख्स को देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मन में चल क्या रहा होगा, कि क्यों इसके चेहरे पे ये एक मंद मुस्कान सी है और क्या वजह रही होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद जी बहुत गरीब थे, उस समय तक मतलब उनकी काफी रचनाएं छप चुकी थी, इतना पैसा तो था कि मतलब जूते खरीद सकते थे। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जूतों की अहमियत हमेशा टोपी से ज्यादा थी, कि मतलब उस समय में प्रेमचंद जी के जमाने में टोपियां तो कुछ चवन्नी में मिल जाया करती थी, लेकिन जूता तब भी 5 रुपए से कम में नहीं मिलता होगा। यानी कि जूता, जूते का मूल्य या जूते का प्राइस, जूते की अहमियत हमेशा जो है वो टोपी से ज्यादा रही है। और आज भी आप देख ले, आप कहीं रेलवे स्टेशन पर जाएं या किसी भी दुकान में चले जाए, टोपी आपको सस्ती मिल जाएगी, पर वही अगर आपको एक अच्छा जूता लेना हो तो वो आज भी महंगा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हरिशंकर परसाई जी यही सोचते हैं कि क्या इस शख्स को जूते का मूल्य नहीं पता, जूते का मूल्य तो काफी है उस, और अगर आज है तो उस समय भी होगा। तभी तो वो कहते हैं ना कि प्रेमचंद जी जब जिंदा थे तब भी टोपी चवन्नी अठन्नी में मिल जाती होगी, पर जूता 5 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। वो साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि प्रेमचंद जी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी इस तस्वीर को खिंचवाने में, वो तो उनकी बीवी ने कहा होगा कि मतलब अरे चलो खिंचवा लो, तो उन्होंने कहा होगा हाँ चलो तुम्हारी मर्जी, और फोटो खिंचवाने बैठ गए। शुरू शुरू में जब वो इस तस्वीर को देखते हैं ना, तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं कि एक ऐसा शख्स जो फोटो ऐसी पोशाक में खिंचवा रहा है, ऐसे कॉस्ट्यूम में खिंचवा रहा है, एकदम सादा धोती कुर्ता, चलो धोती कुर्ता ठीक है, टोपी भी ठीक है, फटा हुआ जूता, और वो भी दिख रहा है सामने से। वो धोती थोड़ा सा भी नीचे करते तो वो पाँव ढक जाता या उस पाँव को पीछे कर लेते, लेकिन नहीं किया। तो सोचते हैं कि अगर इसके कपड़े माफ कीजिए, इसकी तस्वीर खिंचाने की पोशाक ऐसी है, तो असल जिंदगी में कैसी पोशाक होगी। अगर ये तस्वीर ऐसे अटायर में, ऐसे ड्रेस में, फटे हुए जूते के साथ खिंचवाता है, तो असल जिंदगी में कैसे घूमता होगा। पर शायद ये पोशाक बदल लेता होगा अपनी। पर यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे शख्स है जिनमें बहुत हुनर हो सकते हैं, पर पोशाक बदलने का हुनर नहीं है, क्योंकि इस शख्स को पोशाक बदलना आता ही नहीं है। ये जैसा है वैसा तस्वीर में खिंच जाता है। कि ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद जी अभी थोड़ा अच्छे तरीके से आए हैं और बाद में देखोगे तो जूता ही नहीं है, अभी तो फटा हुआ जूता ही है, या प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने एक तरीके से आए हैं और असल जिंदगी में एक तरीके से रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरिशंकर परसाई जी भी यही कहते हैं कि ये शख्स जैसा है वैसा फोटो में खिंच जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा व्यंग समझ पा रहे हैं कि अब वो हम लाइन बाय लाइन, स्टेज बाय स्टेज पहुंच रहे हैं कि वो किस लेवल पे है, क्या लिखा है लेखक ने। तो उसकी ओर ही हम अग्रसर हो रहे हैं, उसकी ओर ही जो है हम बढ़ रहे हैं। कि सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे कर लेते धोती, पर उनको लगता है कि इन्होंने किया नहीं। फिर उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब, फिर वो सोचते हैं कि जो तस्वीर खिंचवाने के लिए ऐसे कपड़े पहन के आया है वो असल जिंदगी में कैसे कपड़े पहनता होगा। फिर वो सोचते हैं नहीं 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 नहीं, प्रेमचंद जी असल जिंदगी में भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और तस्वीर खिंचवाने के लिए भी वो वैसे ही कपड़े पहन के आए हैं, क्योंकि इनको पोशाक बदलने का हुनर आता ही नहीं है। ये जैसे हैं वैसे तस्वीर में खिंच जाते हैं। फिर वो यही सोचते हैं, मन ही मन पूछते हैं कि परेशानी कहाँ है। मतलब अगर मैं, ये सच में हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसी तस्वीर मैं खिंचवाता ही नहीं। अरे अगर तस्वीर नहीं खिंचाओगे तो क्या हो जाएगा, भले ही मेरी जीवनी बिना मेरे तस्वीर की छाप दी जाए, पर फिर भी फटे हुए जूते के साथ तो मैं तस्वीर नहीं खिंचाऊंगा, कितना बुरा लगेगा, भद्दा लगेगा, खराब लगेगा, है ना। मैं ऐसी तस्वीर बिल्कुल नहीं खिंचाऊंगा। पर प्रेमचंद जी ने ना जाने तस्वीर क्यों खिंचा ली। वो तस्वीर नहीं खिंचाते तो क्या होता, है ना। फिर वो ये भी सोचते हैं कि शायद वो उनकी मजबूरी होगी, उनको तस्वीर खिंचवानी पड़ी होगी क्योंकि बीवी ने कहा होगा, तो उन्होंने कहा चलो तुमसे कौन बहस करेगा, खिंचवा लेते हैं। फिर वो बात करते हैं कि मांग लेते हैं ना किसी से, भाड़े के कोट पहन के जब दूल्हा बारात लेके जा सकता है ना, भाड़े की गाड़ी में वो दुल्हन लेके आ सकता है, भाड़े में सब कुछ मिल रहा है, लोग तो बीवियां भी भाड़े पर ले लेते हैं, अच्छी बीवियां लेते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, तुमसे जूता क्यों नहीं मांगा गया। तो इस तरीके से पाठ की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जो है हरिशंकर परसाई जी जो है वो ये सोचते हैं कि मैं अब इस फोटो को मैं जितना हो सके जूम करता हूँ, हाँ। अब आप फिर मुंशी प्रेमचंद जी की ओर देखिए, उनके चेहरे की ओर देखिए, ध्यान से देखिए। अब वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे कलेश को या फिर तुम्हारी जो बेवकूफी है या तुम्हारे दुख को समझ लेता,
कि मतलब हाँ कोई ना कोई दुख होगा या सच में जिंदगी में फटा जूता है और उनको लगा होगा नहीं यार मतलब फटा जूता है तो छुपाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसी सोच होती है। हरिशंकर परसाई जी ऐसा सोचते हैं कि शायद प्रेमचंद जी ये सोच रहे होंगे या उनकी सोच ऐसी होगी कि मेरा जूता फटा हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरे जीवन में दुख तो है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं अपने आप को ढकने की या किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। और वो ये बात मान ही रहे थे, लेकिन तब तक वो इनके चेहरे को ध्यान से देखते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ा और जूम किया है कि इनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान है। जब पहली बार हरिशंकर परसाई जी इस मुस्कान को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मुस्कान इस तरीके से आई होगी कि फोटोग्राफर जो है जब कैमरा रेडी करता है और बोलता है रेडी, है ना, रेडी, वो अंगूठा दिखाता है तो हम लोग जो है एक स्माइल करते हैं, मुस्कुराहट लाते हैं चेहरे पे, मुस्कुराते हैं और फोटोग्राफर फोटो खींच लेता है। तो शायद प्रेमचंद जी अपने हृदय की गहराई से मुस्कुराहट निकाल ही रहे थे, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आई थी, पूरी आने वाली थी, उससे पहले ही फोटो खींच ली गई। पहले वो ये सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ना 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 ना, ना ये बंदा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये मंद मुस्कुराहट, ये यही मुस्कुराहट चाहते थे, पर ये मुस्कुरा किसकी ओर रहे हैं। और फिर वो ये सोचते हैं कि कमाल की बात है, फटा जूता पहनकर लोगों को जहां शर्म आती है, लज्जा आती है, फटा जूता पहनकर ये शख्स फोटो खिंचवा रहा है और वो भी मुस्कुरा रहा है। मतलब वो होता है ना कि मतलब चोरी और फिर सीना चोरी। कि मतलब फटा जूता पहने और इनके चेहरे को ध्यान से देखिए, मुस्कुराहट है एक चेहरे के ऊपर, तो उनको वो समझ में नहीं आती है। फिर हरिशंकर परसाई जी जो है अपने बारे में बात करते हैं। अब इसके आगे की जो स्टोरी है या इसके आगे जिस तरीके का वर्णन किया गया, इसको हम एग्जैक्टली चैप्टर से समझते हैं, चैप्टर की कुछ एंडिंग पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लो। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस वक्त इस चैप्टर का एग्जैक्ट पीडीएफ जो है, जो आप भी चाहे तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में ई बुक आप पढ़ सकते हैं। ऐसे लॉकडाउन में बुक्स खरीदने की इतनी कुछ खास जरूरत भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स की खरीद लो तो ठीक ही है। तो आप ऐसा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। चलो अब हम समझते हैं। सबसे पहली लाइन देखो जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, टोपी 8 आने में मिल जाती है। जो मैंने आपको बताया था कि वो भी यही कहते हैं कि टोपी जो है, आज मैं तो कह रहा था चवन्नी में मिलती है, पर पाठ में इस तरीके से लिखा गया है 8 आने में टोपी मिल जाती है। पर जूता उस जमाने में, उस जमाने में कब, प्रेमचंद जी अब जिंदा नहीं है जब हरिशंकर परसाई जी ये फोटो देख रहे हैं, जब प्रेमचंद जी जीवित थे उस समय भी 5 रुपए में से कम में नहीं मिलता होगा। कम में क्या मिलेगा जूता, 5 रुपए तो कितनी छोटी सी रकम है। हाँ उस समय कम रकम में ज्यादा चीजें मिलती थी, फिर भी जूता जो है 5 रुपए से कम में आपको उस समय भी नहीं मिलता था, और आज तो और महंगा है। तो एक तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया था वही यहाँ पे ये बात कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी, कि जूते का महत्व हमेशा से, जूते का मूल्य हमेशा टोपी से ज्यादा रहा है। ठीक है, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। इस वक्त हम यहाँ पर है, ठीक है, ये वाली लाइन पर, तुम भी यानी कि और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ये उसके बाद तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक यानी कि युग पुरुष कहा जाता है प्रेमचंद जी को, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी कि वो यही बात कह रहे हैं कि तुमको इतनी सारी टाइटल्स दिए गए हैं, आप इतने महान लेखक हैं, लेकिन फिर भी आप जूते और टोपी का इतना सा फर्क नहीं समझ पाए। आप टोपी थोड़ी अच्छी, थोड़ी खराब पहनते, या टोपी नहीं भी पहनते तो भी चलता, कम से कम फटा हुआ जूता तो नहीं पहनते। तो ये चीज बड़ी, ये विडंबना बड़ी तीव्रता से, यानी कि ये जो चीज है बहुत, मतलब बहुत बेचैन कर रही थी हरिशंकर परसाई जी को, कि क्या बात है कि आप इतने बड़े दिग्गज है फिर भी फोटो में भी आपका जूता जो है फटा हुआ है। अब हरिशंकर परसाई जी मेन बात के ऊपर आते हैं। ये बात उन्होंने कब डिस्कवर की, जब वो प्रेमचंद जी के बारे में तो बात कर रहे हैं, वो प्रेमचंद, ये जो भी पाठ में लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी सोच रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा करना चाहिए था, धोती नीचे करनी चाहिए थी, भाड़े पर ले सकते थे, क्यों नहीं खरीदा, जूते का मूल्य तो ज्यादा है टोपी से, टोपी नहीं भी पहनते चलता, जूता तो अच्छा पहन लेते। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद, युग पुरुष होने के बाद भी, उपन्यास सम्राट होने के बावजूद भी क्यों नहीं आप ने एक अच्छा जूता ले लिया, मांग ही लेते किसी से। अब वो अपने जूते के बारे में सोचते हैं कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है। इस वक्त हम फर्स्ट लाइन स्क्रीन पे जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रही है वही पढ़ रहे हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, अंगुली यानी कि उंगली, ये थोड़ी पुरानी हिंदी है तो अलग तरीके से लिखा जाता था।
उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अब ध्यान से समझना, अब चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आएगा कि मतलब जूता जो है वो नीचे से, यानी कि जूते का ऊपर का हिस्सा ठीक है ना, यहाँ पे कोई छेद नहीं है कि अंगूठा बाहर है, ऊपर से जूता पूरा ठीक है, नीचे से अंगूठे के पास जो है थोड़ा जूता फट गया है, अंगूठा बाहर आ गया है। तो जब हरिशंकर परसाई जी चलते हैं ना तो वो अंगूठा कभी कभी घस जाता है, क्योंकि खुरदरी मिट्टी होती थी जमीन पर, है ना, आज भी खुरदरी मिट्टी होती है, तब भी होती थी। तो कभी कभी चलते चलते ना उनका अंगूठा लहूलुहान हो जाता था, थोड़ी बहुत खरोचे आती थी, थोड़ा बहुत माइनर मतलब थोड़ा खून भी निकलता होगा, चमड़ा छिल जाता होगा थोड़ा बहुत, तो ये सब होता था। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घस रहा है। तुम पर्दे का महत्व भी नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जो अंतिम की लाइन है, मैं फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं, स्टार्टिंग से देखिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे पहली लाइन है वहां से पढ़ते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे मेन चीज पढ़ो, पूरा तला गिर जाएगा, यानी कि भले ही मेरा पूरा का पूरा जो मतलब पाँव है उसके नीचे का हिस्सा पूरा गिर जाए, पूरा पंजा छिल जाए, पर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मैं जो हूं वो पर्दे पर कुर्बान हूं, कि पर्दे पर मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि दुनिया पर्दे के सामने के ही लोगों को देखती है, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दे के ऊपर प्रेमचंद जी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम्हारा अंगूठा दिख रहा है, पर नीचे से तुम्हारा पांव सुरक्षित है। तो यहां पे वो समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है, कि फट कैसे गया तुम्हारा जूता, है ना, कि मतलब मेरा जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ है, ऊपर से ठीक है, पर्दे पर अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम पर्दे का महत्व जानते नहीं और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, है ना। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो की छाप दे। ऐसा मैंने कहा कि मैं ऐसी फोटो नहीं छिपवाऊंगा, क्योंकि कितना बुरा लगेगा ना, लोग क्या बात करेंगे, शर्म आएगी और अपने अंदर से आएगा यार जूता अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जैक्ट रीजन क्या है पता नहीं, पर आप भी मैं भी कोई भी शख्स चाहे बिना पता है ऐसे फटे हुए जूते के साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा। तो आप क्या कहेंगे, प्रेमचंद जी एक दिग्गज थे या बेवकूफ थे? अब ध्यान से समझना, प्रेमचंद जी सिर्फ फटे जूते के साथ फोटो इसलिए नहीं खिंचवाते थे क्योंकि वो सोचते थे अरे मैं जैसा हूं वैसे ही दिखाता हूं, ना 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 ना, वो मुस्कुरा रहे हैं किसी की। और अब हम मेन चीजों के ऊपर आ रहे हैं जो काफी टीचर्स मिस कर देते हैं। काफी टीचर्स आपको सिर्फ यही बता देते हैं कि प्रेमचंद जी जो हैं उनका जूता फटा हुआ था क्योंकि वो सादे जीवन में जैसा थे, अपनी असल जिंदगी में जैसा थे, वैसा ही लोगों के सामने दिखना चाहते थे। वो सजावट में या फिर ढोंग ढकोसला करने में या मुखौटे लगाने में विश्वास नहीं रखते थे। पर यह आधा सच है। पूरा सच ये है कि प्रेमचंद जी जो हैं जिस चीज को पसंद नहीं करते, अपनी हाथ की उंगली से नहीं, अपने पांव की उंगली से वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। समझ रहे हो कि प्रेमचंद जी ने फटा जूता पहना है सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे मैं तो ऐसा ही हूं, इसलिए भी क्योंकि वो किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक फोटो में एक पहेली है, प्रेमचंद जी का जीवन ही पूरा पहेली है और हरिशंकर परसाई जी इस पहेली को समझ रहे हैं अब धीरे धीरे करके, है ना। और वो अब सब बताता हूँ मैं आगे वो कैसे समझते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो जूता बड़े ठाट से पहने हो, हम तो भाई बिना जीवनी के फोटो कोई छाप दे, पर ऐसा कुछ भी करके मैं फोटो नहीं छपवाऊंगा। फिर वो कहते हैं तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, ये मुस्कान कहाँ से आई? एक ऐसा शख्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं, इसको इनको भी कहीं ना कहीं पता है प्रेमचंद जी को कि मेरा जूता फटा है, फोटो में सबको दिख रहा है और पूरी दुनिया को सामने ही दिख रहा है। अगर जूता पीछे से फटा होता तो बात अलग है, कम से कम आगे से तो नहीं दिख रहा है, पीछे के लोगों को दिखेगा पर आगे से तो नहीं दिख रहा है। इसका जूता सामने से फटा है फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। वो सोचते हैं कि फटा जूता है और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, राज क्या है मुस्कुराहट, क्या क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान जो एक बहुत बड़ी बहुत दिग्गज काव्य है, बहुत अच्छा काव्य है प्रेमचंद जी का। क्या पूस की रात में नींद गाए हल्कू का खेत चर गई, ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। ये सच में हुआ है प्रेमचंद जी की कहानी में। सुनने में थोड़ा मैं हंस रहा था पर ये काफी कमाल की बात है कि डॉक्टर गए क्लबिंग करने, वो डॉक्टर गए क्लबिंग करने, वो आ नहीं सकते इलाज करने के लिए, और
सुजान भगत जी के लड़के का देहांत हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। कि ये इस कहानी में दरअसल ये हुआ था कि उनकी धर्म पत्नी का निधन हो गया था, तो उन्होंने गांव वालों से चंदा लिया था, कुछ पैसे लिए थे कि उनका दाह संस्कार करेंगे या उनको दफनाएंगे। तो वो जो चंदे के पैसे आए थे औरत के दाह सरकार के लिए, उसकी दाह संस्कार के लिए उसकी शराब पी गए ये। तो ये उनकी कहानी में हुआ। तो क्या ये सारी चीजें सोच करके प्रेमचंद जी हंस रहे हैं? क्या रीजन है कि प्रेमचंद जी अभी भी हंस रहे हैं? इनकी मुस्कान किस चीज की है, किस चीज की वजह से? फिर वो कहते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, यानी कि जनता के सबसे प्रिय लेखक थे, फटा कैसे? अब मैं फटाफट बताता हूं कि अब होता क्या है आगे। अब ध्यान से समझना, बेसिक साइंस से कोई भी समझ सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चलते हो तो चलने से जूता घिस सकता है पर फट नहीं सकता। जूता ऊपर से नीचे से नहीं, ऊपर से फटेगा तभी जब आप किसी चीज को ठोकर मार रहे हो। तो वो पहले ये सोचते हैं कि तुम्हारा जूता फटा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त हम यहाँ पे हैं, क्या बनिया के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? बनिया के तगादे यानी कि कर्ज से। कि फॉर एग्जाम्पल आज भी ऐसा होता होगा, पहले भी काफी होता था कि आप किसी किराने की दुकान पे जाइए, कुछ सामान ले लीजिए और कह दीजिए यार मैं आपको बाद में पैसे दे देता हूँ। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जानता है और आप एक ही गांव में रहते हो तो आपको जानते हैं, बोलेगा ठीक है बाद में पैसे दे देना, और वो चले जाता है। तो काफी लोग जो है ऐसा उधारी पे सामान तो लेकर के आ जाते हैं, पर उनको डर रहता है कि यार अगर मैं दोबारा उस दुकान में कोई दूसरा सामान भी लेने जाऊंगा, ये सामान लेना तो छोड़ो, मैं उस दुकान के पास से भी गुजरूंगा, दुकानदार अरे चंदू तेरे पैसे बचे थे, इधर आ मेरा पैसा दे। ऐसा पकड़ लेगा दुकानदार मेरे को। तो वो मतलब भले ही दुकान वो उसके घर के रास्ते में आती है, फिर भी वो घूम के घर जाएगा कि उस दुकानदार के सामने मुझे ना आना पड़े। तो वो सोचते हैं क्या प्रेमचंद जी आपके साथ भी ऐसा था, दुकान वाले से आपने कुछ सामान ले लिया, पैसे उसके बाकी रहे होंगे और आप घूम करके लंबा मील 2 मील चल करके घर जाते होंगे, है ना? फिर वो सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने कहा चक्कर लगाने से, ज्यादा चलने से जूता घिस सकता है, फट नहीं सकता। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। कुंभन दास भी एक लेखक है, मतलब एक शख्स थे, वो भी फतेहपुर सिकरी, मतलब बहुत दूर वो ट्रैवल करते थे। फतेहपुर सिकरी एक जगह का नाम है, आपको इतना ये इस कहानी के बारे में नहीं जानना है। उनका जूता भी घिस गया। पॉइंट ये है कि तुम्हारा जूता जो इस वक्त आप देख सकते हो, इसको मैं जितना जूम करना चाहूँ कर सकता हूँ, हाँ, ये जो जूता फटा हुआ है तुम्हारा अंगूठे के पास से, तुम्हारा जूता चलने से या ज्यादा चलने से तो बिल्कुल नहीं फटा है। अब ये कुछ लाइनें हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि अपने कुंभन दास जी जो हैं, ठीक है, जब उनका जूता भी घिस घिस के नीचे से फट गया, क्योंकि जूता चल रहे हो तो नीचे से घिसेगा, तो जूता नीचे से फट सकता है पर ऊपर से कभी नहीं फटेगा चलने की वजह से। तो कहते हैं आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। की मतलब आवत जात की, फतेहपुर सिकरी इतनी दूर है जगह, आते वहां से फतेहपुर सिकरी जाना, फतेहपुर सिकरी से आना, आते जाते चलते, उस समय घोड़ा गाड़ी इतना होता नहीं था, होता था पर काफी अमीर लोगों के लिए होता था। जाति होनी चाहिए या धन होना चाहिए तभी उस पर चढ़ सकते हो। तो लोग पैदल ही ज्यादातर यात्राएं करते थे। साइकिल भी उस समय प्रेमचंद जी के जमाने में या कुंभन दास जी के जमाने में नहीं थी तो अगर होगी भी, आविष्कार हो भी गया होगा, फिर भी लोग इतना प्रयोग नहीं करते थे। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि आते जाते मेरा जो चप्पल है वो घिस गया, ठीक है, मेरा पाँव जो है घिस गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। की मतलब काफी लोग जो हैं, जब ये कुंभन दास जी फतेहपुर सिकरी चल करके जाते थे आते थे, बहुत बार उन्होंने ट्रैवल किया वहां पे, चल करके कई किलोमीटर, कई मील, कई दिन चल करके जाते थे आते थे। तो चलते चलते उनका जूता खस घिस जाता था, फट जाता था। तो कभी कभी वो देख करके वो उसी के बारे में कहा है कि आते जाते मेरा जूता घिस करके नीचे से फट गया। फिर वो ये कहते हैं कुंभन दास जी कि वो लोग जिनको मेरा फटा हुआ जूता देखकर दया आ रही है, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, की उन लोगों को मैं सलाम करता हूं कि कम से कम उन्हें मेरा दुख दिख तो रहा है। पर ये जो है ये लाइनें चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपको ये लाइनें इसलिए दी गई है ताकि आप समझ सके, नंबर वन, जूता कभी भी चलने से फटेगा, माफ कीजिए, फटेगा पर ऊपर से नहीं, वो नीचे से घिसेगा लेकिन फटेगा नीचे से ही। जूता कभी भी ऊपर से नहीं फट सकता चलने से। अब वो सोचते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, हाँ ससुरा? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज पर
परत पर परत सदियों से जमी हुई है। उसे शायद तुम ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ दिया। वापस समझते हैं, ठीक है? हाँ, फर्स्ट लाइन से। अभी हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मार रहे हो, कि तुम्हारा जूता जो है वो चलने की वजह से तो नहीं फटा है, क्योंकि फटा होता अगर चलने की वजह से तो मेरी तरह, मेरे जूते की तरह वो नीचे से फटा होता, ऊपर से नहीं। ऊपर से फटा यानी कि तुमने किसी चीज को ठोकर मारी है। अब हरिशंकर परसाई जी को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी, आपने किसी चीज को जो परत पर परत यानी कि सदियों से, साल दर साल, कई सालों से कोई चीज जो पड़ी हुई थी काफी समय से, क्योंकि वो काफी मजबूत चीज है, तभी तो जूता फट गया ना। हल्का सा कोई तिनका होगा या कोई छोटा सा कंकड़ होगा तो आप लात मार दो, जूता नहीं फटेगा। कोई बहुत मजबूत चीज आपके रास्ते में थे, कोई टीला होगा, उस पे आपने लात मार मार के अपना जूता फाड़ लिया है। अब वो सोचते हैं कि यार, टीला पे लात मारने की क्या जरूरत थी? मानो कि मैं और आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे टीला यानी कि ऐसा बड़ा सा कोन शेप में कोई पत्थर हमें दिख गया, कोई टीला दिख गया। टीला यूजुअली कोन शेप में होता है, छोटे छोटे पहाड़ों को भी टीला बोलते हैं। ऐसे कोई मानो पहाड़ का माफ कीजिए, पत्थर का टुकड़ा सड़क पे दिख गया, तो उस पर लात मारने की क्या जरूरत है? घूम कर चले जाओ ना। और उदाहरण भी देते हैं हरिशंकर परसाई जी कि कुछ नदियां होती है जो पहाड़ को फोड़ करके अपना रास्ता बना लेती है उसमें से, पर कई नदियां ऐसी भी तो होती हैं जो पहाड़ चीर करके नहीं जाती, वो पहाड़ के आसपास से अपना रास्ता निकाल कर चली जाती है ना? तो मतलब आपको ठोकर मारने की क्या जरूरत थी? कोई तो ऐसी चीज है जिसे प्रेमचंद जी ने, जिस पर अपना जूता आजमाया है, जिसे बहुत लात मारी है, जिसे ठोकर मारा है, और उस चीज को ठोकर मारते मारते प्रेमचंद जी का जूता फट गया है ना? यार ये बार बार सेलेक्ट भी हो जाता है। हाँ, इस वक्त यहाँ पर है। तुम समझौता नहीं कर सके, तुम समझौता नहीं कर सके। हम चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी थी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा अपने धर्म से बंध जाते हैं, और वो धर्म का वास्तविक अर्थ कभी समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मेरा धर्म, धर्म यानी कि मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत गंदा आइडिया है जो बाद में भारत आया। धर्म मतलब क्या करना सही है, आपके उसूल, आप ऐसा कह सकते हो, या समाज में जीने के जो नियम थे उनको धर्म कहा गया। धर्मा मीन्स लॉ, धर्मा डज नॉट मीन्स रिलीजन। धर्म का मतलब लॉ है, रिलीजन नहीं है। तो कुछ लोग है ना जो धर्म को गलत तरीके से समझते हैं। उनको लगता है मेरा धर्म मुझे बांध रहा है, मेरा धर्म मुझे ये करने से रोक रहा है। जबकि जो सच में ज्ञानी है, जो सच में धर्मात्मा है, वो इस सत्य जानता है कि धर्म तो मुक्ति देता है। जो बांध रहा है वो कोई बंधन है, वो कोई पाप है, कोई बेड़ी है, धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो मुक्ति देता है, और धर्म तो जीवन का नाम है, और जीवन निरंतर बदलता रहता है। वो कहते हैं ना, लाइफ ऑलवेज चेंजेस। जब लाइफ इवॉल्व होती रहती है तो आपका धर्म भी तो इवॉल्व होना चाहिए ना। जीवन बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, आपका धर्म अभी भी 100-200 साल पुराना है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा धर्म ही बदल दिया है नए के चक्कर में। ऐसा भी नहीं करना है, कुछ नई नई चीजें ऐड करते रहो। तो सोचते हैं कि आप समझौता नहीं कर सके प्रेमचंद जी। समझौता यानी कि क्या? जैसे कुछ नदियां पहाड़ को तोड़ने की बजाय साइड से चली जाती है, आपने जिस टीले को लात मारी होगी साइड से निकल जाते, लात मारने की क्या जरूरत है? अब इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वो टीला क्या है, ठीक है? वो कोई आम टीला नहीं है। वो टीला किसकी बात हो रही है उसके बारे में पहले वो बताते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानी में एक कैरेक्टर था होरी। वो भी ऐसे धर्म की उसकी कमजोरी थी, वो अरे ये धर्म के खिलाफ है, वो धर्म के खिलाफ है, ऐसी बातें करता था। तो इनको लगता है हरिशंकर परसाई जी को, आपको भी यही यही बंधन होगा, आपको भी यही परेशानी होगी, है ना? अब हरिशंकर परसाई जी समझते हैं कि नहीं, जो मैंने आपको कहा कि अगर मुझे आपसे बात करनी है ना तो मैं ऐसे आपकी ओर इशारा करूंगा, या अगर मुझे आपके बारे में स्पेसिफिकली कुछ कहना है तो मैं ऐसे आपको इशारा करूंगा। तो लोग अपनी हाथ की उंगली से इशारा करते हैं, पर हाथ की उंगली से उन चीजों की तरफ इशारा किया जाता है जिनके हमारे लिए कुछ मायने हैं। पर प्रेमचंद जी जिस चीज के उनके लिए कोई मायने नहीं है, जो एकदम ही, जिस चीज को वो एकदम नकारा समझते हैं, उस चीज की ओर मैं दिखा नहीं सकता, पर वो अपने पाँव की उंगली से इशारा करते हैं प्रेमचंद जी। और अब हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि हाँ, अब मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझ रहा हूँ कि तुम मुस्कुरा रहे हो किसकी ओर, मेरी ओर देख करके। कि तुम ये कह रहे हो कि परसाई जी, हालांकि इन दोनों ने कभी बात नहीं की, पर हरिशंकर परसाई जी को लग रहा है कि हरिशंकर परसाई जी के माध्यम से प्रेमचंद जी सभी लोगों से बात कर रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जो जूता ऊपर से अच्छा पॉलिश कर रहे हो, तुम्हारा जूता तो सच में अंदर से फटा हुआ है।
तो तुम्हारा पाँव जो है वो तो घसता होगा, कभी कभी लहूलुहान होता होगा। मेरा अंगूठा ऊपर से दिख रहा है पर जूता अंदर से सुरक्षित है ना। तो मेरा पाँव बचा हुआ है, पर तुम दिखावे की संस्कृति में इतने विलीन हो गए हो कि तुम्हें अपने पाँव की भी फिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जूते की बात नहीं हो रही, समाज के आम सोच की भी बात हो रही है कि चलो किसी ने जूता अच्छा पहन लिया, उसके बाद भी उसकी सोच वैसी ही है कि मतलब वो दिखावे में विश्वास रखता है, वो मतलब एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। और जब वो 30-40 साल का हो जाएगा ना, तब उसको लगेगा मैंने 30-40 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि जो मैं हूं वो तो मुझे अभी पता चला, लेकिन जो समय मैंने गलत जीने में निकाल दिया वो तो मैं वापस ला नहीं सकता, है ना। तो अब वो उनकी व्यंग्य मुस्कान समझ रहे हैं कि तुम मुझ पर या हम सब पर, आप पे आपकी बात हो रही है, आपके ऊपर और मेरे ऊपर हंस रहे हैं वो, उन पर जो अंगुली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। कि जो अपना अंगुली छुपाए हैं और तलवा घिसे जा रहे हैं, कि मतलब वो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मानो कि लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, मैं भी लड़का ही हूँ ना, तो किसी लड़की को इम्प्रेस करना है जैसे, है ना, तो अंदर से वो पर्सनालिटी नहीं है ना, वो ऐसे कूल डूड वाली वाली पर्सनालिटी है। जैसे लड़की को इंग्लिश गाने, जैसे कि वन डायरेक्शन के इंग्लिश गाने सुनने बहुत पसंद है, अंदर से समझ में नहीं आता है, या समझ में आता भी है तो भी दिलचस्पी नहीं है, पर उसे खुश करने के लिए जबरदस्ती दिलचस्पी बना ली जाएगी। अभी सही है या गलत है इसके ऊपर विवाद मत कीजिए, लेकिन होता तो यही है कि झूठी दिलचस्पियां बनाई जाती हैं, झूठे दिखावे किए जाते हैं, झूठे वादे कस्में निभाए जाते हैं। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत जरूरी है, ठीक है, पर इतना भी इस झूठ को ना जीने लग जाओ कि तुम्हारी जिंदगी ही झूठी हो जाए। और इसलिए प्रेमचंद जी अपनी पाँव की उंगली दिखाकर हंस रहे हैं उन लोगों पर जो अंगूठा दिखाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। उन पर जो टीले को बराकार बाजू से निकल रहे हैं, कि मतलब समाज में जो खराब सोच है दिखावे की, वो उस पर चोट नहीं कर रहे, उसके विरोध में आवाज नहीं उठा रहे, आसपास से घूम करके निकल जा रहे हैं। तुम कह रहे हो मन तो ठोकर मार मार, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बचा रहा। कि मतलब ये जो दिखा, ये मत सोचो बच्चों कि अगर आप दिखावा करोगे तो उससे नुकसान क्या होगा, मैंने बताया तो अभी कि 30-40 साल ऐसा करके जी लिया, उसके बाद 30-40 साल वेस्ट लगेंगे, अभी विश्वास नहीं हो रहा तो जीते रहो, 10-20 साल बाद विश्वास हो जाएगा। तो ये दिखावे की संस्कृति आपसे बहुत कुछ छीन रही है। तो प्रेमचंद जी यही कह रहे हैं कि मैंने दिखावे की संस्कृति पर चोट करके अपना जीवन बचा लिया, मेरा पांव सुरक्षित है, पर तुमने अपना जीवन नहीं बचाया, तुमने घसा लिया, घस दिया पूरा, और अब वो लहूलुहान हो गया है, चोट लगती है, एक दिन लगती है, 2 दिन छोड़ करके फिर तीसरे दिन लगती है, कभी कभी तो चौथे दिन भी लग जाती है ना। तो वो यही बात कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि दिखावा करने में नुकसान क्या है, नुकसान होता है पर हमें पता नहीं चलता। अब हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी अगर आवश्यकता वैसी होती है तो आप अपनी परिस्थितियों को देखो कि यार जरूरत है ऐसी, पर हाँ कुछ और सोच करके कुछ और ही किए जा रहे हो। और अगर कुछ नहीं भी करना है तो एक चीज बिल्कुल मत करना, कि जो लोग ईमानदारी से आपके सामने हैं, उन्हें इतना भोला भी मत समझना। जैसे आपके जैसा या मेरे जैसा कोई आम शख्स, या अगर कोई बेवकूफ बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, तो ये फोटो देखो, दिखाऊंगा ना मैं उसको प्रेमचंद जी की, तो यही सोचेगा, मैं आपको वापस दिखाता हूँ थोड़ी देर में, कि अरे आम फोटो है, फटा हुआ जूता है, हाँ प्रेमचंद जी सादा जीवन जीते थे, जैसा सच में थे वैसा फोटो में है, छोटी सोच। और गहराई से सोचो, ठीक है, वो कहते हैं ना, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। अभी ट्रेन नहीं किया तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करके क्या होगा जब तुम बेसिक फोटोग्राफ समझ नहीं सकते। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट फिजिक्स भी है, पर इसके लिए भी क्या दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज समझने की, कि हरिशंकर परसाई जी ने जो समझा, हो सकता है आप में से कुछ लोग समझ पाए हो सकता है नहीं समझ पाए हो, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, पर आई एम श्योर काफी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि व्यंग्य क्या है, हरिशंकर परसाई जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वो ये कहते हैं, फिर से ये चैप्टर का एकदम लास्ट पैराग्राफ है, फिर से पढ़ता हूं। तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। ये दिखावे की संस्कृति ने मेरे जीवन से कुछ छीना नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो।
तुम चलोगे कैसे? ये मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कान है प्रेमचंद जी के चेहरे पे। मैं समझता हूँ, लास्ट की 2 लाइनें, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। क्यों यही कह रहे हैं कि भाई प्रेमचंद जी मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है। कि आपकी ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा जो है पाँव की उंगली से वो भी मैं समझ रहा हूँ। तो ये पार्ट इसी तरीके से यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो इस वीडियो में मैंने ये कुछ वर्ड मीनिंग से, पर मैंने आपको तो बता ही दिया होगा इनका मतलब। कुछ एमसीक्यूज मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये वो एमसीक्यूज है जो मैंने कुछ बार देखे कुछ पुराने बोर्ड के पेपर्स में, और जो आ सकते हैं, ऐसे मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं है, 3-4 एमसीक्यूज ही हैं जो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे अलग से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कवर कराया जाए आपका, पहले सारे चैप्टर्स 9 की कवर कर लेते हैं। जिनको नहीं पता, कोर्स है कि काफ़ी चैप्टर्स पहले ही कवर हो चुके हैं, भले वो दो बैलों की कथा हो, लासा की ओर हो, उपभोक्तावाद की संस्कृति हो, या जो भी चैप्टर्स हो, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ यहाँ तुम्हारी से किसकी ओर संकेत किया गया? जब पाठ में तुम्हारी कहा गया है तो पाठ में बेशक दो ही लोग हैं, एक हरिशंकर परसाई जी जो अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से प्रेमचंद जी की ओर बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी यानी कि कुछ लोगों को लगता है पाठक की ओर, जो पाठ पढ़ रहा है, पर ये गलत है। सच में तुम्हारी यानी कि प्रेमचंद जी की ओर जिक्र किया गया है। पाठ में जहां जहां पे भी तुम्हारी कहा गया है वहां पे प्रेमचंद जी की ओर जिक्र किया गया है। हम और आप प्रेमचंद जी को आपकी कहेंगे क्योंकि वो हमसे काफी बड़े दिग्गज थे। हरिशंकर परसाई जी काफी बड़े थे और पता नहीं उन्होंने तुम्हारी कह के जिक्र किया है। दूसरा प्रश्न, टीले को बरकाकर बाजू से निकलने का क्या आशय है? मुसीबत को टालना, टीले को बचाना, टीले से बचना, ठोकर से बचना। टीले को बचाना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ठोकर से बचना, टीले से बचना, मुसीबत को टालना, टीले को बरकरार कर। अब काफी बच्चों को लगेगा सर ठोकर से बचना होगा या टीले से बचना होगा, पर इसका असली मतलब है मुसीबत को टालना। याद रखना, जब एक महान लेखक कुछ लिखता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं होता। उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो अगर आप सिर्फ टीले के पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, टीले को बरकरार कर यानी कि बरकरार रख करके, टीले को ऐसे ही छोड़ करके उसके साइड से निकलना। सर ठोकर से बचना, अगर टीले को नहीं छोड़ेंगे तो ठोकर मारेंगे, ये भी अपने आप में सही है। टीले से बचना, ये भी अपने आप में सही है, ग वाला ऑप्शन जो है कि टीले से आप बच गए। पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि मुसीबत को टालना, कि कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, ये इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है शायद ये, प्रेमचंद सब पर क्यों हंसते हैं? अब इसमें भी ईमानदारी से सोचना, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताएं। ऐसे एडू मंत्रा का हिंदी डिवीजन क्योंकि सब मैंने ही पढ़ाया है, तो मैं अपने सभी वीडियो के सभी वीडियो तो नहीं कह सकता, पर अभी 9th स्टैंडर्ड के तो ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, इनफैक्ट 10th स्टैंडर्ड के भी। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच करके, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से सोच करके सच में इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। पूरा आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दीजिए कि क सही आंसर था, ख सही आंसर था, ग या घ, जिस भी तरीके से आप लिखे। क को आप के से लिख सकते हैं और अलग अलग अल्फाबेट से बाकी चीजों को लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, प्रेमचंद जी सब पर क्यों हंसते हैं? क, क्योंकि सभी अपनी कमजोरियों को ढक रहे हैं। ख, कमजोरी दिखाते हैं। ग, ढोंग देखकर। या घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके इस वीडियो में मुझे बताइए, और आप में से काफी हो सकता है कमेंट्स को मैं वहीं पे, आप जब कमेंट्स करेंगे तो वहीं पर मैं आपके कमेंट को ही रिप्लाई करके आपको बता दूंगा आपका जवाब सही है या गलत है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।